हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर स्टडी प्लस व्लॉग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। तो और हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम पहले ही कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर सेकंड है। अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देखिए, देन आप पार्ट नंबर सेकेंड देखिए। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तक कर लिया था। आज हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देन कोऑर्डिनेशंस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये तीन टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को एक देखते हैं। तो क्या होती है हमारी इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। तो मैनेजमेंट हमें मदद करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है, हमारी काम करने की क्षमता को क्या करता है, इंक्रीज करता है, हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। उससे क्या होता है, कोई वेस्टेज नहीं होता, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है, वो भी इम्प्रूव होती है। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या क्रिएट करता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे जो मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, एक डायनामिक होता है, यानी कि जो मैनेजमेंट का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। तो ये क्या एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैनेजमेंट हेल्प हमारी मदद करता है क्या अचीव करने, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड करता है, यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेट करता है। देन मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में, यानी कंट्रीब्यूट करते हैं हम किसकी तरफ को, सोसाइटी की तरफ को। यानी कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है और वो काम कर रही है तो उस काम के साथ हम क्या करेंगे, हम टूवर्ड्स सोसाइटी भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हो गई हमारी इंपोर्टेंस। तो इंपोर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं हम जल्दी से। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, इंक्रीज क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, क्रिएट करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस को, और हेल्प करता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जो मैनेजमेंट के अंदर क्या हमारे तीन लेवल्स होते हैं, यानी कि टॉप, इसको ट्रायंगल, टॉप, मिडल एंड लोअर। लोअर लेवल के हमारे दो नाम हो, इसको हम सुपीरियर या ऑपरेशन लेवल भी कहते हैं। ओके, तो इसके जो मेन लेवल है कौन कौन से हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, सुपीरियर, जिसको हम ऑपरेशन या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन होते हैं, इसका काम क्या होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट। The job of top level manager is complex and stressful, demanding long hour and community to the organizations। यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजर, जो टॉप लेवल का जो मैनेजर होता है उसकी जो जॉब होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, यानी कि उसको स्ट्रेसफुल होती है। उसको क्या करना है, जो टॉप लेवल के मैनेजर, जो टॉप लेवल पे जो मैनेजर होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको प्लान और पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, सभी रिसोर्सेज को असेंबल करना, यानी सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करना होता है, जैसे कि फाइनेंस हो गया, फिक्स एसेट्स हो गए, और बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। इसलिए उसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इन्वॉल्व, अब देखते हैं इस टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर हमारे कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर सीईओ होते हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एमडी और जेडी यानी कि जनरल डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर डायरेक्टर्स होते हैं, एटसेट्रा, ये सब इसके अंदर होते हैं। तो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर जो मैनेजर आते हैं उनका काम क्या होता है, एक तो बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, ये देखना कि हमारे आसपास जो है क्या चल रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को और क्या चेंज करना चाहिए जिससे वो बेटर रिजल्ट अचीव कर पाए, और यानी कि सभी रिसोर्सेज को असेंबल करना, यानी कि सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, ये किसका काम आएगा, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम आएगा। पॉलिसीज बनाना, ये सब पॉलिसीज, फ्रेम प्लान एंड पॉलिसीज, ये याद रखना कि जो पॉलिसीज बनती हैं वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बनती है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर बनती है। किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। इसके अंदर हम क्वेश्चंस भी आएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ के चलना। देन मिडल लेवल। मिडल लेवल क्या है हमारा, The level of this group are responsible for executing the plan and policies made by the top levels. They act as a link pin between top level and lower level.
तो मिडल लेवल का काम क्या होता है, ये है हमारा मिडल लेवल, ये है टॉप लेवल, ये हो गया हमारा लोअर लेवल। तो मिडल लेवल का काम क्या होता है, जो टॉप लेवल जो प्लान और पॉलिसीज बनाता है वो किसको बताता है, वो मिडल लेवल को बताता है। मिडल लेवल का काम क्या होता है, उन प्लान और पॉलिसीज को किसको इंटरप्रेट करना, किसको बताना, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों को, उनके मैनेजर्स को वो प्लान और पॉलिसीज बताना। और लिंक क्रिएट करता है, ये लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, लिंक क्रिएट करता है टॉप और लोअर लेवल के मैनेजमेंट के बीच में लिंक क्रिएट करता है, यानी कि टॉप और लोअर मैनेजमेंट को क्या करता है, इसको जोड़ता है। ओके, देन इसके फंक्शंस क्या हैं, इंटरप्रिटेशंस ऑफ पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय द टॉप मैनेजर टू लोअर लेवल, यानी कि इंटरप्रेट करते हैं जो प्लानर पॉलिसीज जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, ये उन प्लानर पॉलिसीज को बताएगा किसको, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोगों को, उन वो पॉलिसीज को क्या बताएगा, उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट करेगा, उन लोगों को उन पॉलिसीज के बारे में बताएगा। मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एक्टिविटीज़, ये लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं, उसके जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो को क्या करें, परफॉर्म करें। देन कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, ये हमारे क्या करते हैं, कोऑपरेट, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि जो सारी पावर होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ही होती है, कुछ जो पावर होती है वो मिडल लेवल में के हाथ में भी होती है। तो उसके अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट आते हैं, तो उन डिपार्टमेंट को क्या करता है, उनको कोऑपरेट करता है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, यानी कि वो कोशिश करता है कि जो सारे डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और वो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे क्या करें, अचीव करें। देन सुपीरियर लेवल, इसका हम सुपीरियर लेवल कह सकते हैं, ऑपरेशन लेवल कह सकते हैं, या फिर लोअर लेवल कह सकते हैं। इस याद रखना है, इस लेवल के हमारे 3 नाम हैं, लोअर लेवल, ऑपरेशन लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। ओके, तो सुपरवाइजरी लेवल होता क्या है, दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो ये क्या करता है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन इसे मिडल लेवल से मिली है, ये उन्हीं इंस्ट्रक्शन को पास करेगा जो वर्कर्स हैं, यानी कि सुपीरियर के नीचे भी वर्कर्स होते हैं, ये डायरेक्ट लिंक करता है वर्कर्स के साथ। ओके, और ये जो रिपोर्ट है, यानी कि जो वर्कर्स की जो भी कोई रिपोर्ट है वो उसको पहुंचाता है किसके पास, मिडल लेवल मैनेजमेंट के पास पहुंचाता है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स, और रिस्पॉन्सिबल है डिसिप्लिन को मेंटेन करना, यानी कि सुपीरियर लेवल जो मेंटेन करता है डिसिप्लिन को किसके, कहाँ पे, वर्कर्स को, यानी मेंटेन करता है डिसिप्लिन्स को किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में। देन फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है सुपीरियर लेवल से, तो आइए इसके फंक्शन देखते हैं। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एट गवर्नेंस ऑफ वर्कर्स, डायरेक्ट लिंक्ड विद सबॉर्डिनेट, दे पास दिस प्रॉब्लम टू मिडल लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं कि ये क्या करता है, डायरेक्ट लिंक करता है सबॉर्डिनेट के साथ। सबॉर्डिनेट यानी सबॉर्डिनेट हम किसे कहते हैं, यानी कि वर्कर्स को कहते हैं, एम्प्लॉयज को हम क्या कहते हैं, सबॉर्डिनेट्स कहते हैं, जो कि दे पास दिस प्रॉब्लम ऑफ टू मिडल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि उनकी जो कोई प्रॉब्लम होती है पास करता है अपने ऊपर वाले लेवल पे किसी, यानी कि मिडल लेवल को। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, यानी कि ये ध्यान रखता है, देखता है कि जो वर्कर्स की सेफ्टी कैसी है कैसे नहीं, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है, उनको सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होता है, प्रोवाइड करना किसका काम होता है, हमारा लोअर लेवल का काम होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स, क्योंकि ये क्या है, जो लोअर लेवल वो डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ, वर्कर्स के, यानी वो सबॉर्डिनेट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, ये उनका जो मोरल है उसको बूस्टअप करता है, उनको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। ओके, देन कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन, बिना कोऑर्डिनेशन के तो इस दुनिया में कुछ काम हो ही नहीं सकता, यानी कि अगर हम किसी के साथ देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है वो कुछ काम कर रहा है तो उसको कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे कोई ग्रुप होता है। अब क्लास, जैसे ही हम अपनी क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्लास में 3-4 बच्चे हैं, तो वो 3-4 बच्चे क्या अपना अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, क्या इंडिविजुअल का कोई ग्रुप हो सकता है, तो दैट इज इम्पॉसिबल। किसी भी इंडिविजुअल का कोई ग्रुप नहीं हो सकता, जो ग्रुप होता है उसके अंदर 4 से 5 लोग तो होते ही हैं। ओके, तो जो क्लास में क्या हमारे 4-5 बच्चे हैं, तो वो क्या अलग अलग, क्या मतलब वो एक साथ मिलके एक ग्रुप तो बना सकते हैं, लेकिन क्या आप जरा सोचिए, क्या वो 4-5 बच्चे अलग अलग अपना ग्रुप बना सकते हैं,
नहीं बन सकता, क्योंकि अब क्लास में ही 4-5 बच्चे हैं तो वो अपना अलग ग्रुप कैसे बना सकते हैं। हाँ, अगर वो एक साथ मिल जाए तो अपना खुद का एक ग्रुप जरूर बना सकते हैं। अब इमेजिन करिए क्लास के अंदर हमारे 50 बच्चे हैं। कितने? 50 बच्चे हैं। तो ये पॉसिबल है कि क्लास के उन 50 बच्चों में उन बच्चों का अलग अलग ग्रुप बन सकता है, यानी कि 6 से 7 ग्रुप उस क्लास के अंदर आराम से बन सकते हैं। यानी कि 4-5 लोगों का ए ग्रुप हो गया, 4-5 लोगों का बी ग्रुप हो गया, 4-5 लोगों का सी ग्रुप हो गया, तो ऐसे 3-4 ग्रुप हो गए। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करे। तो उन जो ग्रुप है, तो उन ग्रुप का क्या काम होता है? अब कोई भी ग्रुप है, अगर आपका भी कोई ग्रुप है तो क्या होता है, ग्रुप का जो इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, अगर क्लास में हमारे 3-4 ग्रुप हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनका आपस में मिलके काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे से कटे हुए रहते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को जो रिप्लेस करता है वो कोऑर्डिनेशन करता है, यानी कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा HR डिपार्टमेंट्स हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। तो ये हमारे क्योंकि तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, अपने ऊपर ध्यान दें। कोई डिपार्टमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है इन सभी डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्या करता है, वो आपस में जोड़ता है। जैसे कि ये आपस में इनके बीच में क्या होगा, लिंक क्रिएट होगा, ये आपस में जुड़ गए तो अभी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन का एक जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने में इनको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो कोऑर्डिनेशन, तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन यानी कि जो मैनेजर्स होता है वो सिंक्रोनाइज करता है सभी एक्टिविटीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो समझिए। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है जोड़ना, सबको एक साथ लेके चलना। यानी कि मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर सबके बीच में जो डिफरेंट ये हमारे क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, तो मैनेजर क्या करेगा, इन सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक साथ करेगा ताकि ये एक साथ जुड़ जाए, एक साथ आपस में कोऑर्डिनेट करे और जो कॉमन गोल है, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करें। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है हमारे कॉमन गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसको भी रिप्लेस करता है। The process by which managers synchronize the activities of different department is known as coordination। यानी कि सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को जोड़ना ही क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन यानी एक फोर्स है जो कि बांध के रखता है, सभी को बाइंड अप करता है, सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैं आपको पार्ट फर्स्ट में ही बता चुकी हूँ। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 हैं। वो कौन कौन से हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहे हैं तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है पोज टी सी, आप इससे भी याद कर सकते हैं। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये आपको याद बहुत अच्छे से रखने हैं। आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इसी ऑर्डर में रहेंगे। ओके, देन नेचर या फीचर्स एक ही होते हैं। तो देखते हैं नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के क्या नेचर्स है, क्या फीचर्स हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जैसे कि मैंने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन है वो इंडिविजुअल के बीच में तो हो ही नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होता है, वो ग्रुप्स के बीच में होता है। तो इंटीग्रेट कर ग्रुप एफर्ट्स को। ओके, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं कॉमन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो कौन से कि हमारा HR डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट होगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है कॉमन गोल को अचीव करने में, यानी कि जो कंपनी का, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कोई गोल है उसको अचीव करने में कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। इन सभी डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ के रखता है। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन। ओके, द नेक्स्ट
कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मैं आपको बता दूं, बिजनेस स्टडीज के अंदर 3-4 पॉइंट तो ऐसे हैं जिनको आप हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर आप उसकी इंपॉर्टेंस में या फिर उसके नेचर्स में आप उनको डाल ले सकते हैं। वो कौन कौन से? एक तो हो गया कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक हो गया हमारा परवेसिव, एक हो गया प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 पॉइंट तो आप ऐसे हैं, इनको आप आंख मूंद कर किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर आप इन्हें लिख सकते हैं। एज ए एडवांटेज आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये जो 3 पॉइंट है ये आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक के अंदर देखने को खूब आसानी से मतलब देखने को मिल ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये कोऑर्डिनेशन क्या है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि कोऑर्डिनेशन कभी ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप देख सकते हैं हर जगह हमें इसके हर टाइम हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। ये फर्क नहीं ये मैटर नहीं करता कि वो सिर्फ बिजनेस में ही कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस हो, हमें सब जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अब हम अपने घर का एग्जाम्पल ही देख सकते हैं। अगर सपोज करो कि आप सभी को शादी में जाना है, तो अगर आप सभी शादी में जाएंगे तो आप सभी को एक ही बस के अंदर जाना है या एक ही गाड़ी के अंदर आपको जाना है। तो जब आपको एक ही गाड़ी के अंदर जाना है तो उस गाड़ी के अंदर जितने भी लोग उस शादी में जा रहे हैं तो आपको उन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो इस आम सी बात है कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे और आप ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये क्या हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। चाहे तो यानी कि इसकी हमें जरूरत हर जगह पड़ती है। ओके, देन कोऑर्डिनेशन से तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया और परवेसिव भी हो गया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, आपने हर कहीं यूज कर सकते हैं। जैसे किसमें भी आया हमारा परवेसिव फंक्शंस हैं, तो ये क्या है हमारा एक यूनिवर्सल है, यानी कि इसको भी हम कहीं हर कहीं यूज करते हैं। ये सभी लेवल्स को क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैनेजर्स, यानी कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने लेवल के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके चले। जैसे कि हमारे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था किन कौन से होते हैं हमारे, टॉप, मिडल एंड लोअर। अब टॉप लेवल का जो काम क्या होता है, प्लान और पॉलिसीज को बनाना। मिडिल का क्या होता है, ट्राई टू कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, यानी कि डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, जो यानी कि लिंक क्रिएट करना किस किस के बीच में, टॉप और लोअर लेवल के बीच में। एंड लोअर क्या, एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। ओके, तो आप देख रहे हैं ये तीनों जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल है सभी मैनेजर्स की कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस को बना के रखे। ओके, देन 6 पॉइंट जो क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शंस, यानी कि कोई भी मैनेजर इस कोऑर्डिनेशंस को अवॉइड नहीं कर सकता। यानी कि अगर हमें अपनी एक ग्रोथ वाली और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस कब होगी, जब उसके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस होगा, जब उसके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉय, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन एकदम बेटर है और वो बहुत ही जल्दी सभी के एफर्ट से क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। अब इसके जो ये हो गए हमारे फंक्शन, तो वो फंक्शंस और कोऑर्डिनेशंस देख लेते हैं, फीचर्स। तो फीचर्स क्या कहते हैं हमारे, कोऑर्डिनेशन क्या, एक इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स है। कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। देन कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, यानी कि हर जगह, यानी कि अगर हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया तो हमें दूसरे टास्क में भी कोऑर्डिनेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, बिना ये क्या, इसको हम हर किसी की हर जगह जरूरत पड़ती है। ये क्या हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। कोऑर्डिनेशन क्या, परवेसिव फंक्शन, यानी परवेश यानी कि चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो, हर जगह हमें इसकी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि एक यूनिवर्सल्स है। ओके, कोऑर्डिनेशन क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, कोऑर्डिनेशन क्या, जिम्मेदारी है हर किसी मैनेजर की, तो ताकि वो अपने लेवल्स में, अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखे सभी लोगों के बीच में, ताकि वो क्या करे, अपने कॉमन गोल को अचीव कर पाए और कोई भी जो लड़ाई झगड़ा है, कोई भी जो उनके बीच का जो मतभेद है वो ना हो। और कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, यानी कि हम इसको टाल नहीं सकते, ये हर मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके चले अपने डिपार्टमेंट के अंदर। ओके, इसके अंदर हम अवॉइड कन्फ्यूजन, किसी भी कन्फ्यूजन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब इसकी नीड या इंपोर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की, इसकी 3 नीड्स हैं, ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशंस। तो ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या है, यानी कोऑर्डिनेशंस
क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन तीनों एक्टिविटीज़ में। ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ कैसे होगी, यानी कि ग्रोथ कैसे होगी जब हमारे डिपार्टमेंट्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इंक्रीज होंगे, वो इंक्रीज होंगे तो फंक्शंस भी इंक्रीज होंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो इतनी सी थी, फिर उसने ग्रोथ करी, इंक्रीमेंट करा तो वो इतनी बड़ी हो गई, फिर उसने और ग्रोथ करी तो वो इतनी बड़ी हो गई। तो कोऑर्डिनेशंस, अगर इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस हैं तभी तो ये इसने ग्रोथ करी। अगर आप सोचिए, अगर इसके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो ये क्या ग्रोथ कर पाती? जी बिल्कुल नहीं। कोऑर्डिनेशंस हेल्प करता है हमारा ग्रोथ साइज को इंक्रीज करने में। अब देखते हैं, आप समझते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हेल्प कैसे करता है जो ग्रोथ के साइज को बढ़ाने में। अब जरा सोचिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, उनके बीच में प्रॉपर क्या है, कोऑर्डिनेशन है। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो वो क्या करेंगे, सब एक साथ मिलजुल के काम करेंगे, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब एक डिपार्टमेंट का आपस में लिंक होगा, अच्छा लिंक होगा तो वो सभी क्या करेंगे, अपने गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स आपस में मिल जाएंगे, सभी लोगों के एफर्ट्स आपस में मिल जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होना तो कंपल्सरी ही है, तो वहां पे ग्रोथ हो जाएगी। ओके, देन सेकेंड इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका अलग डिफरेंट वर्क होता है। जैसे कि हमारा होगा सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये क्या हो गए, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। इन तीनों डिपार्टमेंट्स का अपना एक अलग काम है। ओके, तो इस वाले जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि परचेज डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है। परचेज डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एचआर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। एचआर डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सेल्स डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, परचेज डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। इन सभी डिपार्टमेंट्स को अपने अपने डिपार्टमेंट से मतलब है। तो जो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है इनकी ग्रोथ परफॉर्मेंस में, ग्रुप परफॉर्मेंस में और ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी कोई गोल है उसको अचीव करने में। ओके, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सभी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को आपस में जोड़ता है और एक ग्रुप परफॉर्मेंस को क्रिएट करता है। और जो ग्रुप परफॉर्मेंस होती है, यानी कि अब जरा सोचिए, एक इंडिविजुअल है, एक अकेला व्यक्ति, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक ट्रक है, उस ट्रक के अंदर क्या है, बहुत सारी लकड़ियां हैं, बहुत सारी लकड़ियों के मोटे मोटे क्या हैं, डाले पड़े हैं। तो अब एक इंडिविजुअल है, अगर एक अकेला व्यक्ति है और वो क्या करेगा, एक एक ठाके अकेला व्यक्ति उन लकड़ियों को उस ट्रक में से निकाल के बाहर निकाल के अगर कहीं जगह पे से गोडाउन में रखेगा तो इंडिविजुअल, तो यानी कि उसका एफर्ट इतना नहीं, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा और मोस्ट टाइम लगेगा, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो अगर जरा सोचिए, अगर वो इंडिविजुअल ना होकर कोई ग्रुप हो, उस व्यक्ति का कोई ग्रुप हो तो उसके लिए इजीली हो जाएगा कि अगर ग्रुप में लोग होकर काम करेंगे तो जो लकड़ियां हैं वो वहां से उठ के बहुत जल्दी ही कम टाइम में और सभी की एनर्जी के साथ क्या हो जाएंगी, वो उस गोडाउन में पहुंच जाएंगी। यानी कि जहाँ पे इंडिविजुअल की इतनी सारी एनर्जी की रिक्वायर्ड थी, अब वहाँ पे अगर सभी लोग मिलके एक साथ काम करेंगे तो वहाँ पे इतनी एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। तो क्या काम, पहले हमने उस काम को पहले इतने सारे काम को एक व्यक्ति कर रहा था, फिर हमने बाद में क्या काम करा, इसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और सभी लोगों को वो छोटे छोटे टुकड़े हमने दे दिए। तो उनका क्या काम हो, तो उन सभी लोगों का क्या होगा, एक कॉमन गोल हो गया। वो कॉमन गोल क्या होगा, यानी कि इन सभी लकड़ियों के टुकड़ों को उस गोडाउन में रखना, ये क्या होगा, इनका कॉमन गोल हो गया। तो इन सबके लिए क्या हो गया, ईजिली हो गया। तो ऐसी ये डिपार्टमेंट है, अगर ये डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, अलग अलग रह के अपना काम करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगी, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी क्रिएट हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है, यानी रिप्लेस करता है इनके बीच के क्या था, आई एम सॉरी इनके बीच का जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है और ग्रुप परफॉर्मेंस को क्रिएट करता है और ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, देन लास्ट क्या है हमारा, स्पेशलाइजेशन यानी कि एक जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करने लगती है तो हमें उसके अंदर स्पेशलाइज्ड लोगों की क्या लगने पड़ती है, जरूरत होने लगती है।
तो हम क्या करते हैं, जो स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, हायर करते हैं, उनको हम हायर करते हैं। जैसे कि हो गया एक ये अपने फील्ड का ये एक्सपर्ट हो गया, ये अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो गया, ये अपने फील्ड का हो गया, ये अपने फील्ड का हो गया। तो जहाँ पे अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिर्फ एक एक्सपर्ट है और जो सभी लोग हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, वो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो वो एक्सपर्ट है वो क्या करेगा, वो कोई भी इंस्ट्रक्शन देगा तो वो जो लोग हैं वो उसको ईजिली फॉलोअप कर लेंगे। अब ज़रा सोचिए, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एक्सपर्ट्स हो गए, तो आप ज़रा सोचिए क्या एक्सपर्ट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि अगर ये एक्सपर्ट से अपना कुछ इंस्ट्रक्शन देगा तो जो दूसरे डिपार्टमेंट का जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसमें कमियां निकालनी शुरू कर देगा। अगर वो इसमें उसके जो भी कोई इसके अंदर जो कमियां निकालेगा तो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अब जो कोऑर्डिनेशंस क्या होता है, कोऑर्डिनेशंस हेल्प करता है हमारी इनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है। और जब ये सभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कोई गोल है उसको इजीली जो अचीव कर पाएंगे। यानी कि जैसे कि हम मान लेते हैं ये सेल्स डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट हो गया, यानी कि अपने अपने फील्ड में क्या है, स्पेशलाइज्ड हैं। तो इन स्पेशलाइज्ड लोग हैं, तो अगर ये सभी क्या आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो इनके लिए इजीली हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल है उसको अचीव करने में या ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कराने में, ये उनके लिए क्या हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। तो आज की हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज जैसे कि आपने देखा तो एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड सुपीरियर, जिसको हम लोअर या ऑपरेशन लेवल भी कहते हैं। फिर हमने क्या इनकी डेफिनेशन से देखे थे, इनके फंक्शंस देखे थे और इनके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं वो देखे थे। ओके, देन कोऑर्डिनेशन, फिर से हमने कोऑर्डिनेशन देखे थे, कोऑर्डिनेशंस की हमने डेफिनेशंस देखे थे, उसके फंक्शंस देखे थे, उसके फीचर्स देखे थे, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये देखा था कि जो कोऑर्डिनेशंस है वो कैसे काम करता है मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैसे काम करता है। देन हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखे थे, इसके 3 इंपॉर्टेंस कौन कौन से, ग्रोथ इन साइज, यानी कि ग्रोथ इन साइज में हमारे ग्रोथ करने में हमारी मदद करता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन, ये हमने तीनों देख लिए थे, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगला ही जो पार्ट हम इसका वो जल्दी ही लेके आएंगे, जिसके अंदर हम जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। यानी कि इसके अंदर हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो एज अ मैनेजमेंट, एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, हम इन तीनों को देखेंगे। उसकी हम एक इंडिविजुअल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो देखिए प्लीज़ आप इन दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से देख लें और कोशिश करिए डेली याद करने की, ताकि आप जल्दी से ही क्या कर पाएँ, अपने चैप्टर को फिनिश कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप एकदम बढ़िया रहें, सेफ रहें और थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।